आज हम बात करने वाले प्रश्नावली 1.2 के बारे में। पिछला क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर प्रश्नावली का एक एक कर क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले रूट या आभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट की जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद लसअ और मसअ की जानकारी लेंगे और लसअ और मसअ के विशेष रूप से हम इसके बारे में संख्याओं के साथ किस तरह से दो संख्याओं का लसअ और मसअ के साथ संबंध है और यही संबंध यदि तीसरे संख्या के साथ लगाया जाता है तो यह लागू होता है कि नहीं, इसका भी अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात करेंगे रूट या अभाज्य संख्या के बारे में। तो रूट या अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो केवल स्वयं और वंश से विभाजित होती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं, तो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और वंश से विभाजित होगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं, तो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें सबसे छोटी रूट या अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद आने वाली संख्या 3, 5, 7 ... और अनंत तक जाएगी और इसका यदि अंतर निकालते हैं तो 1, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 6 इस तरह से यह नियमित अंतराल के साथ नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभाज्य संख्या का वितरण किसी नियम के अनुसार नहीं होता है। अभाज्य संख्या का देखिए वितरण नियम के अनुसार नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर 1 का हो जा रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का हो जा रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का हो जा रहा है, फिर यहाँ पे अंतर 4 का आ जा रहा है, फिर यहाँ पे अंतर 2 का आ जा रहा है, फिर यहाँ पे अंतर 4 का आ जा रहा है। 17 और 19 में अंतर यहाँ 2 का आ जा रहा है, 19 और 23 में अंतर 4 का आ जा रहा है और 23 और 29 में अंतर 6 का आ जा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि वितरण किसी नियम के अनुसार नहीं है, परंतु इसकी संख्या अनंत है। देखिए यह अनंत तक जाएगी। इसकी संख्या क्या है? अनंत है, अर्थात रूट या अभाज्य संख्या का संख्या अनंत है, यह अनंत तक जाएगी, परंतु इसका देखिए वितरण एक समान नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसको मतलब किसी क्रम के अनुसार हम नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि सजाने में दिक्कत होगा। दिक्कत ये तब होगा जब हमको मालूम करना होगा कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होगी तो वही संख्या रूट या अभाज्य संख्या होगी। इसलिए इसकी संख्या ज्ञात करने में हमको परेशानी भी हो सकती है, परंतु इससे स्पष्ट होता है कि रूट और अभाज्य संख्या का वितरण एक समान नहीं है। निम्नलिखित पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करें। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे और एलसीएम मेथड के द्वारा। तो इसमें 21, 25 और 8 को रफ में हम ज्ञात करेंगे। 21 का करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करना है, 3 से करेंगे, 3 सते 21। अब इसके बाद यह विभाजित नहीं होगा तो यह अभाज्य के रूप में कैसे हुआ? देखिए 3 केवल 1 और 3 से विभाजित हो रहा है, फिर 7 केवल 1 और 7 से विभाजित हो रहा है। इसलिए हम समझेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा प्राप्त हो गया। इसलिए 3 गुने 7 लेंगे, फिर उसी तरह से 25 को 5 से विभाजित होगा और इसको भी 5 गुने 5 लिखेंगे। फिर 8 2 गुने 2 गुने 2 इसे पता चल रहा है। देखिए 2 और 7 स्वयं से और वंश से विभाजित है। इसे पता चल रहा है कि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो चुका है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं और हम बात करेंगे मसअ और लसअ के बारे में। मसअ और लसअ क्या होता है? मसअ में अधिकतम जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अधिकतम कॉमन होना चाहिए, अधिकतम कॉमन को हम ज्ञात कर लेंगे तो उससे मसअ निकल जाएगा। लेकिन लसअ में क्या होता है? अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेना ही पड़ता है और साथ में जो शेष गुणनखंड बढ़ जाते हैं उसको भी गुना कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे अधिकतम कॉमन गुणनखंड का मान एचसीएफ के बराबर होता है। देखिए एग्जाम्पल में 36 और 50 का हम मसअ निकाल रहे हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हुआ। उसी प्रकार 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 5। देखिए अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 है। 2 के अलावा कोई भी संख्या जो दोनों में अधिकतम नहीं शामिल है,
इसलिए अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि मौसा 2 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार लसा में क्या होता है, अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेना ही पड़ता है और साथ में जो शेष बच जाते हैं गुणनखंड उसको भी ले लिया जाता है। देखिए अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 और 2 है, तो 2 को तो हम लिए ही हैं और साथ में 2 3 3 5 5 को भी हम ले लिए हैं और साथ में इसको गुना कर दिए और इसका मान 900 के बराबर हो गया और यही आंसर हो गया। 36 और 50 का एलसीएम 900 आया। लौसा और मौसा के बारे में बात कर चुके हैं और बात करेंगे लौसा और मौसा का संबंध दो संख्याओं के साथ कैसा है। लौसा और मौसा का संबंध दो संख्याओं के साथ कैसा है। यदि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b हो तो लौसा और मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसीलिए लौसा और मौसा बराबर a गुने b। अब क्वेश्चन के रूप में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर इसकी सहायता से हम एलसीएम का मान निकालेंगे। क्योंकि हमको फॉर्मूला मिल चुका है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे मौसा का मान। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। फिर उसी प्रकार 404 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 101। सबसे अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 गुने 2 है। देखिए सबसे अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 गुने 2 है, इसीलिए मौसा बराबर 2 गुने 2 अर्थात 4 आया। और इसकी सहायता से मौसा की सहायता से हम लौसा ज्ञात करेंगे फॉर्मूला के द्वारा। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लौसा के जगह पर वैसे ही छोड़ देंगे। मौसा हमारा 4 आया है, मौसा हमारा 4 आया है तो 4 यहाँ हुआ। पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है तो इसको गुना के रूप में छोड़ देंगे और ये 4 से 404 को काटे तो 101 आया और इसको गुना करेंगे। लौसा बराबर 96 गुने 101 गुना करने पर 969 आंसर। परंतु यह बात का मतलब हुआ लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। परंतु यह बात 3 संख्याओं के साथ नहीं होगा। 3 संख्याओं के साथ कभी भी लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या यह नहीं हो सकता। इसको हम क्वेश्चन के रूप में हम आपको बताएंगे। इस प्रकार हम 3 संख्याओं के साथ हम देखना चाह रहे हैं कि अब किस प्रकार लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या के साथ यह बराबर होगा या नहीं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं के साथ 12, 15 और 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 होगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7 होगा। तो इसका मौसा बराबर अधिकतम कॉमन गुणनखंड, अधिकतम कॉमन गुणनखंड क्या है 3 है, 3 तीनों में शामिल है, इसलिए इसका अधिकतम कॉमन गुणनखंड 3 हुआ। तो 3 इसका क्या हुआ मौसा हुआ। ठीक उसी प्रकार लौसा ज्ञात करने में सबसे अधिक कॉमन गुणनखंड और गुणे शेष गुणनखंड, सबसे अधिक कॉमन गुणनखंड 3 है तो 3 हुआ और शेष गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 शेष गुणनखंड को भी ले लिए और इसको गुना करने पर हमारा 420 आया लौसा मान। अब इसको जांचेंगे इस प्रकार लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या यह बराबर होगा या नहीं। देखिए लौसा 420 है और मौसा 3 है और इसको गुना करने पर 1260 है। ठीक उसी प्रकार पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है और तीसरी संख्या 21 है और तीनों को गुना करने पर 3780 है जो 1260 के बराबर नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या लौसा गुने मौसा के बराबर नहीं है। लौसा और मौसा का संबंध हम देख चुके हैं कि 2 संख्याओं के साथ किस प्रकार है और 3 संख्याओं के साथ किस प्रकार है, हम यह पढ़ चुके हैं। और आगे हम बात करेंगे कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस पर विशेष रूप से हम आपको समझाएंगे। देखिए
हमको जांचना है कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। हमको जांचना है, देखना है कि यह आ सकता है। जहां n बराबर प्रकृति संख्या, जांच करना है कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। देखिए हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो इसमें लिखना पड़ेगा जांच करना है कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है, जहां n बराबर प्राकृत संख्या, इसीलिए n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इस प्रकार 6 के पावर 1 को हम लिखेंगे 6, और यह 6 2 गुने 3 के बराबर हो जाए। ठीक उसी प्रकार 6 के पावर 2 को हम लिखेंगे 6 गुने 6, 2 बार लिखेंगे, और इसके बराबर 2 गुने 3, 2 गुने 3। फिर 6 के पावर 3 को हम लिखेंगे 3 बार 6 लिखेंगे। फिर 6 के पावर 4 को 4 बार हम 6 लिखेंगे। 6 के पावर 5 को हम 5 बार 6 लिखेंगे। फिर इसी का विस्तार हम आगे करेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3। इसको हम तोड़ते हुए लिखेंगे, फिर इसको तोड़ते हुए लिखेंगे, फिर इन सभी को हम तोड़ते हुए लिखेंगे, और इसको हमको अनंत बार लिखना है, और अनंत बार लिखेंगे, और इसके बारे में और आगे देखिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 6 के पावर n के गुणनखंड से 2 और 3 का गुणज प्राप्त होता है। 6 के पावर 1 के गुणनखंड से 2 और 3 का गुणज प्राप्त होता है। 2 और 3 का गुणज प्राप्त होता है। 2 और 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है। केवल और केवल 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त होता है। केवल और केवल 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त होता है। 2 और 3 का गुणज जब प्राप्त होगा तो जीरो का निर्माण होगा या नहीं। देखिए, जीरो के निर्माण के लिए 2 और 5 का होना अवश्य आवश्यकता ही है। 2 और 5 का होना बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 मिलने से 10 का निर्माण होता है। 2 और 5 को जो हम गुना करते हैं तो 10 का निर्माण होता है। जब तक 5 के साथ 2 या फिर 2 के साथ 5 नहीं मिलेगा तब तक जीरो का निर्माण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार स्पष्ट है कि 6 पावर n के गुणनखंड से 2 और 5 का गुणज प्राप्त होता है, और जीरो के रूप में संख्या प्राप्त करने के लिए 2 के साथ 5 का गुणनखंड होनी ही चाहिए। परंतु यह कभी भी संभव नहीं है कि 6 के साथ 5 आ जाए। 6 में कभी 5 नहीं आ सकता। 6 में हमेशा 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। इसीलिए हम जीरो का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 का निर्माण होगा ही नहीं जिससे जीरो का निर्माण हो सके। अतः 6 के पावर n के अंत में जीरो नहीं आ सकता है। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट समाप्त हुआ और हम आगे बात करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट दे चुके हैं और आगे बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन के बारे में, और इसका पूरा सॉल्यूशन विस्तार से देंगे और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न हैं और इसमें गुणनखंड का राय ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड का राय ज्ञात करने के लिए 5 प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 40 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसके रफ में करना पड़ेगा। 40 का हमको एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग देंगे 140 में तो 17 है, फिर 2 से भाग देंगे 35, फिर 5 से भाग देंगे तो 7 मतलब है। तो इसको लिख दिए, इस रूप में लिख दिया। फिर ये 2 है तो 2 के पावर 2, चूंकि आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, इसलिए 2 के पावर 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दिए। फिर 5 गुने 7 और ये आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये आंसर हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है 165 का अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना। फिर 165 का हम एलसीएम दिए हैं। एलसीएम दिए तो 2 से 78 मरतबे कटा है, फिर 2 से 39 मरतबे कटा है, फिर 3 से 13 मरतबे कटा है। तो फिर 165 को उसी रूप में लिखे हैं। फिर यहाँ 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 13 लिख दिए, गुना के रूप में लिख दिए, ये आंसर होगा। फिर 3825 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको भी हम एलसीएम के रूप में लिए हैं। एलसीएम के रूप में लेकर फिर गुना किए हैं, तो एलसीएम के रूप में लिए हैं तो फिर 3 से भाग दिया। ऐसे तो यह 5 से भाग लगता, लेकिन देखना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड में कि सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या जो उस संख्या को विभाजित कर दे तो उस संख्या से भाग लगाएंगे सबसे पहले।
इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से भाग लगाएं, फिर यह 5 से भाग लग जाता है, लेकिन हम 3 से भाग लगाएं क्योंकि यह 3 से पहले विभाजित हो रही थी। फिर यह 3 से यहाँ पर नहीं विभाजित हुआ, 4 जो 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए संपूर्ण संख्या 425 भी 3 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए 5 से विभाजित हुआ है। 5 के विभाज्यता के नियम कहता है कि इकाई स्थान पर 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 5 से विभाजित हो गया। फिर 5 से विभाजित हुआ, फिर जब 5 से विभाजित हुआ तो 17 मरतबे। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो ऐसे आया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। फिर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखे हैं 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुने 17 आंसर। फिर 5005 का फिर हम एलसीएम लेंगे, तो फिर 5 से लिए हैं, 5 से 11 मरतबे, फिर 11 से 91 मरतबे, फिर 13 से 7 मरतबे, तो ऐसे हुआ है। फिर इसको हम लिख लिया अभाज्य गुणनखंड, चूंकि इसमें कोई भी दो संख्या नहीं है इसलिए आप पावर के रूप में नहीं लिखा रहा है, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दिए और इसका आंसर इसी रूप में आ गया। फिर 7429 का फिर हम एलसीएम लिए, यह 17 मरतबे कटेगा, 17 मरतबे 437, फिर 19 से 23 मरतबे कटा। फिर जब इसको हम लिखे तो यहाँ पर कोई भी संख्या का रिपीटिशन नहीं है 2 बार गुना के रूप में या 3 बार या जितना बार भी, तो इसलिए यह इसी रूप में आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न है। इसमें कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले बनाने के ढंग से चलेंगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर, इसी को हमको जांच करना है। और साथ में ज्ञात करना है कि जो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 26 का हम सबसे पहले एलसीएम लेकर इसको तोड़ेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़े तो 3 गुने 13 है। फिर 91 को जब तोड़े तो 7 गुने 13 है। इसमें कॉमन अधिकतम फैक्टर है, कॉमन अधिकतम है संख्या 13, इसीलिए एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम होता है अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेना ही पड़ेगा और साथ में जो शेष गुणनखंड बच जाएगा उसको भी लेना पड़ेगा। तो कॉमन अधिकतम गुणनखंड 13 है, तो 13 को तो लिए ही है और साथ में 2 और 7 ही बच गया, 2 और 7 को भी ले लिए और तीनों के जब जोड़े हैं तो 182 के बराबर आ गया। तो दोनों आंसर तो हमारा आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो सकता है। जांच करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो सकता है क्या। तो इसमें पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, दोनों को गुना करने पर 2366 है। फिर एचसीएफ 13 हुआ, एलसीएम 182 और दोनों को गुना किए हैं तो 2366 आ गया, दोनों बराबर हो गया। इसीलिए हमारा प्रूव हो गया, हमारा जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे। इसमें भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है। इसमें 510 और 92 का हम क्रमबद्ध तरीका से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 510 का जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आएगा। फिर 92 का जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 गुने 23 आएगा, 2 गुने 23 आएगा। फिर हम जान चुके हैं कि एचसीएफ बराबर होता है अधिकतम कॉमन गुणनखंड। तो अधिकतम इसमें कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 के बराबर आ गया।
फिर एलसीएम में हमको मालूम है अधिकतम कॉमन गुणनफल को तो हम लेते ही हैं और साथ में जो शेष बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो अधिकतम कॉमन गुणनखंड हमारा 2 है और शेष गुणनखंड 2 3 5 17 2 23 इसको भी लिख दिए 3 5 17 2 गुने 2 और 23 शेष गुणनखंड ये हुआ। शेष गुणनखंड हमारा ये हुआ और साथ में गुना किए हैं तो 23,460 आया। फिर ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। अब जांच करना है क्या इसमें जांच करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो देखिए 510 गुने 92 यहाँ हम गुना कर रहे, फिर 2 गुने 23,460 2 गुने 2 कहां से आया एचसीएफ से आया और 23,460 है एलसीएम से आया, दोनों को गुना किया है तो दोनों आपस में परस्पर बराबर हैं। तो आया है 46920 ये दोनों संख्या आपस में बराबर है इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हुआ। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में हम बात करेंगे। इसमें भी हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होगा। देखिए 336 और 54, देखिए 336 और 54, फिर 336 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ दिए तो यार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसको कैसे तोड़ेंगे तो इसको एलसीएम करके हम तोड़ेंगे। इसको हम पहले भी सिखा चुके हैं। फिर 54 का भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। फिर हम जानते हैं कि एचसीएफ बराबर क्या होता है अधिकतम कॉमन गुणनखंड। अधिकतम कॉमन गुणनखंड देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक ही 3 है जो दोनों में शामिल है, एक ही 2 है जो दोनों में शामिल है, इसलिए अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 और 3 आया। इसलिए 2 और 3 को जो गुना कर देंगे, गुना करने के बाद 6 आया। 6 आंसर हो गया एचसीएफ। फिर एलसीएम में अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेते ही हैं और साथ में जो शेष गुणनखंड बच जाते हैं उसको भी लेते हैं। अधिकतम कॉमन गुणनखंड 2 गुने 3 को तो लिया ही है, साथ में जो शेष में बच गया 2 3 2 2 2 2 और 7। देखिए 2 2 2 और 7 3 गुने 3। देखिए यहाँ ये जो शेष गुणनखंड है उसको भी लीजिए। अब सभी का हम गुना किए हैं, सभी का गुना करने के बाद आया है 3024। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम आंसर आ गया। फिर हम जांच कर रहे हैं। जांच में हमको ज्ञात करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या 54 है, तो एचसीएफ इसका 2 है और एलसीएम है 90 72। फिर इसको जब गुना किए तो देखिए ये भी बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। 18,144 यहाँ भी है, 18,144 यहाँ भी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 3 गुने 2 गुने 2 आया। फिर 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 आया। फिर 21 का 7 का 21। एचसीएफ कहता है अधिकतम कॉमन गुणनखंड जो सभी में शामिल है। देखिए यहाँ 3 को हमारे पास संख्या है तो तीनों में देखेंगे अधिकतम कॉमन गुणनखंड क्या है। अधिकतम कॉमन है 3 3 और 3, इसीलिए इसका एचसीएफ 3 आया। अधिकतम को ही देखना है, सिर्फ अधिकतम कॉमन को पर ही फोकस करना है। एलसीएम में तो अधिकतम को लेना ही है और साथ में जो बच जाएगा ना उसे भी लेना है। अधिकतम कॉमन गुणनखंड मेरा 3 है और साथ में बचा हुआ गुणनखंड क्या है 2 गुने 2 5 गुने 7। देखिए 2 गुने 2 5 और 7, तो साथ में सभी को गुना किए हैं तो 420 आया। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर फिर हम 3 के 2 में बात करेंगे। यहाँ भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्या है 17 23 और 29। 17 23 29 में क्या है 17 को जब तोड़ेंगे तो 17 ही आएगा, इसलिए इसको 1 गुने 17 के रूप में लिखेंगे। फिर 23 को जब हम तोड़ेंगे तो खुद ही ये तीनों संख्याएं अभाज्य के रूप में 17 23 और 29 तीनों संख्याएं
अभाज्य के रूप में है, इसीलिए इसको 1 गुने 17 लिखेंगे, क्योंकि यह 1 से विभाजित होगा और केवल खुद से अर्थात 17 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 23 केवल 1 से विभाजित होगा और खुद से 23 से विभाजित होगा और यह 1 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 29 1 से विभाजित होगा और सिर्फ खुद से वह विभाजित होगा अर्थात 29 से विभाजित होगा। इससे स्पष्ट है कि कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 है कॉमन गुणनखंड, इसलिए एचसीएफ इसका 1 आया। फिर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हमारा कहता है कि जो अधिकतम कॉमन गुणनखंड है उसे तो लेना ही है। अधिकतम कॉमन गुणनखंड 1 है, तो 1 से किसी संख्या में जब गुणा किया जाता है तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो अधिकतम कॉमन गुणनखंड 1 आया, लेकिन शेष गुणनखंड के रूप में तीनों संख्याएं 17, 23 और 29, फिर तीनों संख्या को आपस में हम गुणा किए और 1 से गुणा करने पर तो उतना ही आ जाएगा। तीनों संख्या को आपस में गुणा करने पर 30 आया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे 8, 9 और 25 का ज्ञात करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 1 गुना 2 गुना 2, फिर 9 का 1 गुना 3 गुना 3, 25 के 1 गुना 5 गुना 5। ऐसे तो इसे तोड़ने पर 2 गुना 2 गुना 2 आएगा और इसे भी तोड़ने पर 9 को 3 गुना 3 आएगा, फिर 25 को तोड़ने पर 5 गुना 5 आएगा। परंतु हम सोचेंगे जब इस प्रकार जब हम तोड़े हैं तो यहाँ पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कॉमन नहीं दिखाई दे तो समझ लेंगे कि सभी में 1 तो जरूर ही कॉमन है, इसलिए इसको 1 गुने 2 लिखना हमें पड़ा है। ठीक उसी प्रकार 9 को भी 1 गुने 3 लिखना पड़ा है। ठीक उसी प्रकार 25 को भी 1 गुने 5 लिखना हमें पड़ा है, जिससे स्पष्ट हुआ कि अधिकतम कॉमन गुणनखंड 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आंसर आया। ठीक उसी प्रकार एलसीएम में कहा जाता है कि अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेना ही पड़ता है और साथ में जो शेष गुणनखंड बच जाते हैं उसे भी लेना पड़ता है। शेष गुणनखंड के रूप में हमारा बचा 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, और सभी को जब हम गुना किए हैं एक साथ और अंत में 1 से गुना करने पर तो उतना ही आएगा, इसलिए सभी को गुना करने पर हमारा 1800 आंसर के रूप में आया और एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि सभी में अधिकतम कॉमन गुणनखंड 1 ही है। तो यह हुआ है कि एचसीएफ ऑफ इतना बराबर 9, तो ज्ञात करना है एलसीएम ऑफ इतना बराबर कितना होगा। इतना बराबर मतलब एचसीएफ ऑफ 306 और 657, 657 और 306 का एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ज्ञात करना है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यह बात हम जान चुके हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। और इस फॉर्मूला में हम रख रहे हैं, देखिए पहली संख्या की जगह पर 306 रखे हैं और दूसरी संख्या की जगह पर 657 रखे हैं, और एचसीएफ हमारा प्राप्त है 9 रख दिए। 9 से 34 मरतबे यह कटा, 9 से जब 34 मरतबे कट गया, इस एलसीएम को इधर ले आए, इसीलिए एलसीएम बराबर 34 गुने 657, 34 गुने 657 जब हम गुना किए हैं तो 22,338 आया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमको ज्ञात करना है 6 के पावर n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखिए, इसको बनाने के प्रोसेस के आधार पर चलेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा, जांच करना है कि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, जहां n बराबर प्राकृत संख्या। क्योंकि यह प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक हम ले सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग 1 से होता है, इसलिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक हम लिए।
इसीलिए 6 के पावर n पर जब n का मान 1 रखे हैं तो 1 रखे हैं तो 6 एक बार में खाया 6 बराबर 2 गुने 2। फिर 2 रखे पावर तो 6 गुने 6, इसको जब तोड़े हैं तो 2 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, अर्थात 2 देखिए 6 2 गुने 3 से 6 का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार इससे भी हम आगे बढ़ाएं। ठीक उसी प्रकार 6 के पावर 4 को भी हम विस्तार किए। ठीक उसी प्रकार 6 के पावर 5 का भी हमारा विस्तार किया है। देखिए डॉट 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 यह अनंत तक प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। उसके बाद भी हमें देखिए क्या हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 6 के पावर n से हमें 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त हो रहा है, 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त हो रहा है। 6 के पावर n से हमें हमेशा 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त हो रहा है, हमेशा 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि 6 के पावर n से हमें 2 और 3 का ही गुणज प्राप्त होता है। क्योंकि 0 की प्राप्ति के लिए देखिए 0 की प्राप्ति के लिए 2 के साथ 5 का गुणज होना ही चाहिए, और या फिर 5 के साथ 2 का गुणज होना ही चाहिए। देखिए 0 का जब हमको निर्माण करना है, देखिए 5 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से जब हम 5 में गुना करेंगे तो 10 का निर्माण होगा। अर्थात हमारा 0 का निर्माण हमेशा 5 और 2 से ही हो सकता है। यहाँ पर 2 तो है परंतु 5 है ही नहीं, जिसके कारण 0 का निर्माण होगा ही नहीं। जब 0 का निर्माण नहीं होगा, इसलिए अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का निर्माण कर ही नहीं पा रहा है 6, इसीलिए संख्या 6 के पावर n 0 का निर्माण नहीं कर सकता। आगे प्रश्न है 6 में व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी हुई है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है, इसी पर व्याख्या करना है। जब इन संख्याओं को गुना कर हम जोड़ रहे हैं, फिर इन संख्याओं को हम गुना कर फिर जोड़ रहे हैं, तो देखिए जोड़ रहे हैं तो यहाँ आया 1014 और यहाँ आया 5045। देखिए वैसे यह जो संख्या है स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है। देखिए यह जो संख्या है स्वयं मतलब खुद से, मतलब 1014 से विभाजित है। फिर यह जो संख्या है 5045 वह खुद से अर्थात 5045 से विभाजित है और साथ में 1 से विभाजित है। लेकिन इसके अलावा यह संख्या 5 से विभाजित है। फिर इसके अलावा यह 2 और 3 से विभाजित है, मतलब खुद के अलावा भी यह 5 से विभाजित है और खुद के अलावा भी यह 2 और 3 से विभाजित है। तो यह इससे स्पष्ट होता है कि यह जो संख्या है चूंकि उपयुक्त दोनों संख्या स्वयं और 1 के अलावा विभाजित हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह संख्या भाज्य संख्या है। देखिए अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों है तो आप देख ही लिए हैं कि यह खुद के अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, यह भाषा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए एक कंसेप्ट है, जब क्वेश्चन में कहा जाए छोटी से छोटी संख्या, जब क्वेश्चन में कहा जाए छोटी से छोटी संख्या तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है, या फिर क्वेश्चन में जब हमें मिलने और मिलाने की बात कही गई हो तो हम एलसीएम
से ही इसको बनाएंगे, एलसीएम से ही बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कब वे दोनों एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ मिलने मिलाने की बात हो रही है, जिसके कारण हम एलसीएम के ही सहायता से इसे बनाएंगे। इसलिए 12 मिनट को हम फैक्टर में तोड़े हैं, तो तोड़ने पर 3 गुने 2 आया, और 18 मिनट को हम फैक्टर में जब तोड़े हैं तो 3 गुने 3 आया। और देखिए एलसीएम को ज्ञात करने का क्या तरीका है, अधिकतम कॉमन गुणनखंड को तो लेना ही है, और साथ में जो शेष गुणनखंड 2 और 3 बच गया उसे भी लिए हैं, और चारों को आपस में गुना किया है, तो हमारा 36 मिनट आया, और यह हमारा आंसर। देखिए जब क्वेश्चन में मिलने और मिलाने की बात कही जाए तो हमें एलसीएम ही ज्ञात करना पड़ेगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।